नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज सभी का ये स्टडी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स के सेशन में स्वागत है। और आई थिंक वी आर फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट दिस सेशन। और हम लोग वी आर फर्स्ट इन द सेंस कि हम लोग पहली बार इस पूरे मीटिंग को, जो करीब करीब 1300-1400 पेज का, उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे और आपके इनपुट्स के साथ समझेंगे और पूरी तरह से इंटरेक्टिव होगा। तो मैं कुछ सवाल करूंगा, जवाब करूंगा या आपसे इनपुट मांगूंगा। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज जवाब जरूर से दीजिएगा। जवाब देंगे तो आपके एक्सपीरियंस से हम लोग सब लोग सीख पाएंगे और मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग सब लोग सीख पाएंगे। अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स मैं आपको दिखलाऊं तो हमने क्या किया, हमने इसकी किताब निकाल दी है। तो वी आर अगेन द फर्स्ट कि जिन्होंने हार्ड कॉपी में और प्लस वर्ड फाइल में इसकी बुक निकाली गई। उसका रीजन भी है। रीजन सिंपली ये है कि हमें अगर इफ यू वांट टू नो द इंटेंट ऑफ जीएसटी लॉ तो वो मिनट्स से ही पढ़ के ही पता लग जाएगा। एंड इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट्स। इसका इंटेंशन इज एडमिसिबल इन द कोर्ट, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वर्ड फाइल है जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स की, जो इसका प्रीफेस है। इसमें अगर आप देखेंगे टोटल 2016 में 7 मीटिंग हुई है, 2017 में 17 मीटिंग हुई है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ चुका था। तो जीएसटी आने के बाद ऑब्वियसली मीटिंग देखेंगे कम होती गई। 18, 19, 20, 21 में 7, 7, 4, 4। 2022 में कितनी मीटिंग हुई है? 2022 में अभी तक एक ही मीटिंग हुई है, करेक्ट? यस यस। तो अब हमने क्या किया, ये कंटेंट है जहां पर हम लोग अब हर एक मीटिंग पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरुआत के समय में जो मीटिंग हो रही होगी वो ऑब्वियसली मॉडल जीएसटी लॉ के ऊपर, कंपनसेशन स्टेट को कितना मिलना उसके ऊपर हो रही होगी, जुरिसडिक्शन किसके पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा या स्टेट के पास रहेगा, उसकी मीटिंग हो रही होगी। रूल्स के ऊपर मीटिंग हो रही है। बाद में फिर जब एक्ट बन जाएगा तो फिर रूल्स बन जाएंगे तो उसके अमेंडमेंट्स के ऊपर, अमेंडमेंट्स हमने बहुत पढ़े हैं तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स हुई थी 22 और 23 सितंबर 2016 को। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था। हेलो, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A से बना। जैसे ही बना मीटिंग शुरू हो गई और ये नंबर ऑफ पेजेस लिखा हुआ, पेज नंबर। तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद हमने क्या किया है, हर एक मीटिंग के एजेंडा को हम लोग लिखना शुरू कर दिया कि फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एजेंडा किया। तो अगर आप देखेंगे तो ड्राफ्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन चुना जाएगा। ये चेयरमैन तो खैर लिखा ही हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल 279A में, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या चलेगा, इंटरनल प्रोसीजर के बारे में, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जीएसटी काउंसिल, प्रपोज टाइम टेबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो पहले वो 1 अप्रैल 2017 सोच रहे थे, फिर बोला हर हालत में 30 सितंबर 2017 तक लॉन्च हो जाना चाहिए, इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। इस तरह का टाइम टेबल हम लोग डिस्कस किया है। थ्रेशोल्ड अंडर जीएसटी, थ्रेशोल्ड में क्या डिस्कस किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए 10 लाख किलोमीटर फिक्स करें, 20 लाख की फिक्स करें, ये है। और कंपोजिशन में जो लिमिट फिक्स करना 50 लाख फिक्स करें या 1.5 करोड़ फिक्स करें, वो सब है। फिर ये बहुत समय तक चला ड्राफ्ट मोडेलिटीज ऑफ जीएसटी कंपनसेशन एंड ड्राफ्ट कंपनसेशन लॉ, कि स्टेट्स को कंपनसेशन कैसे मिलेगा अगर वो जीएसटी में आ जाते हैं तो। एंड ये प्रोविजंस फॉर क्रॉस एम्पावरमेंट टू एंश्योर सिंगल इंटरफेस अंडर जीएसटी। ये पहले में चला, दूसरे में चला, तीसरे में चला। यही एजेंडा आप देखेंगे, ये कंपनसेशन का और क्रॉस एम्पावरमेंट का। बाकी थोड़े बहुत और भी चलते रहे। फिर फोर्थ में आते आते, फोर्थ जीएसटी काउंसिल में आते आते हम लोग मॉडल जीएसटी लॉ भी डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा बना हुआ है। तो ये किताब है, ऑब्वियसली ये ऑन सेल है, किसी को भी चाहिए तो वो खरीद सकता है। और ऑन डिमांड जब भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तभी हम लोग डिस्पैच करेंगे इस बुक को भी, पूरा डिस्कशन हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, अब ये फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं पहले से पढ़ चुका हूं और ये हमने इसको येलो कर लिया। तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड करने के लिए, समझते हुए ऑब्वियसली ये हमने येलो कर लिया ताकि हम लोग को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वी हैव डन दिस। तो इसको मैं पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कंपनसेशन लॉ डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 14 सेक्शन है शेड्यूल के साथ।
जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। अच्छा एक बात बताइए, स्टेट को क्या लूज करना पड़ा? अपना अपना कंपनसेशन वाला रेवेन्यू, रेवेन्यू किस तरह का रेवेन्यू लूज करना पड़ा? जो जमीन से रिलेटेड है, खदान नहीं नहीं के नहीं, हैं और है। स्टेट वैट लूज करना पड़ा, हाँ, यस सर। जो गुड्स पे लगता था। हम्म, क्या सर्विस टैक्स? अच्छा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ टैक्स लगता था जी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे सेंट्रल सर्विस टैक्स भी लगाती थी और स्टेट वैट भी लगाती थी। यस एंटरटेनमेंट टैक्स यस शायद लूज करना पड़ा क्योंकि लोकल बॉडीज को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अभी लोकल बॉडी पे तो कोई है नहीं। हाँ, ऑक्ट्राई, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब लूज करना पड़ा, करेक्ट? एलबीटी से इस करके था महाराष्ट्र में। यस। तो अब जो टैक्स लूज नहीं करना पड़ा वो कौन सा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जो टैक्स लगता है वो लूज नहीं करना पड़ा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है वो लूज नहीं करना पड़ा, ठीक है? तो जब यहां पर कंपनसेशन हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली रेवेन्यू डिफाइन करेंगे कि ये सब रेवेन्यू में आएगा और ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो टैक्स लग रहा है वो नहीं आएगा, ठीक बात है? ओके। तो अब इस पे जब जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वो बता रहा होगा कि रेवेन्यू में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कुछ स्टेट्स बोलेगा ये रेवेन्यू में के डेफिनेशन में होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। कुछ स्टेट्स बोलेगा ये भी रेवेन्यू के डेफिनेशन में इंक्लूड, यानी कि हर एक स्टेट ने क्या किया, अपना अपना रेवेन्यू का डेफिनेशन देना शुरू कर दिया कि हम लोग के यहाँ ये टैक्स लगता था, महाराष्ट्र में हो सकता नहीं लगता, लेकिन हमारे स्टेट में तो लगता था। पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो हर एक स्टेट ने अपना अपना रेवेन्यू का डेफिनेशन देना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम पे जो टैक्स लगता है वो रेवेन्यू का हिस्सा नहीं होगा, ठीक बात है? इसके बाद ये भी डिस्कशन हुआ कि कितना कंपनसेशन कैसे ग्रो करे, कंपनसेशन का बेस ईयर क्या होगा। मान लीजिए 2017 में अगर जीएसटी आ जाता है 17-18, उस वक्त जब 2016 में डिस्कस कर रहे थे तब 2017-18 में कितना रेवेन्यू लूज करेगी प्रोजेक्टेड करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, एक बेस ईयर लिया 2015-16, बोला 2015-16 में अगर 100 रुपए आ रहा था तो 16-17 में कितना आएगा। उन्होंने 14% का ग्रोथ रेट लिया, कितना 114, और कंपाउंडेड लिया, ठीक बात है? तो अगर 15-16 में किसी स्टेट को 1800 करोड़ आ रहा था तो नेक्स्ट ईयर इसका 14% जोड़ के इतना आना चाहिए। फिर जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसका कंपनसेशन सेंटर कंपनसेट करेंगे, ठीक बात है? हेलो, जीएसटी में या मान लीजिए इसमें 1800 करोड़ आया, जीएसटी में सिर्फ 1000 करोड़ ही आया, तो बाकी 800 करोड़ कौन कंपनसेट करेगा? सेंट्रल करेगी। कहां से करेगी? पैसा कहां से है? उन्होंने एक कंपनसेशन सेस लगाया हुआ है, मतलब कंपनसेशन सेस से जो पैसा आएगा आधा तो सेंटर रख लेगी और आधा स्टेट, और ये स्टेट में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कितने महीने में? हर 2 महीने में। फिर साल के अंत में सीएनजी ऑडिट करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज का एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक बात? सबसे ज्यादा कंपनसेशन किसको मिल रहा है? किस स्टेट को सबसे ज्यादा कंपनसेशन? झारखंड और वो होना चाहिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो भी ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जहां सीएसटी भी तो लगता था। तो जहां इंडस्ट्री सबसे ज्यादा थी उनको सबसे ज्यादा टैक्स मिल रहा था। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री थी। अब ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन हटने से जो टैक्स महाराष्ट्र को मिलना चाहिए था वो कंज्यूमिंग स्टेट को मिलने लगा। हुआ क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र से मान लीजिए नागालैंड गुड्स मूव करता था, तो सीएसटी नागालैंड किसको देता था? महाराष्ट्र को। अब जीएसटी आने से क्या हुआ? नागालैंड महाराष्ट्र को क्या देता है? आईजीएसटी। यस। ये आईजीएसटी कहां जाता है? महाराष्ट्र के पास तो नहीं जाता, ये 50-50 नहीं होता, ये तो एप्रोप्रिएशन फंड में जाता है। फिर महाराष्ट्र जब लोकल सेल करता था तो ये मान लीजिए सी और एस में लोकल सेल हुआ तो ये कहां से यूज होता था? सी और एस, आई से।
आई से तो आई का पैसा निकल के कहां पहुंच जाता था? नागालैंड में पहुंच जाता था। करेक्ट है? तो सबसे ज्यादा कौन लूज कर रहा है? महाराष्ट्र लूज कर रहा है, तमिलनाडु लूज कर रहा है, हरियाणा लूज कर रहा है। ठीक बात है? तो बाकी तो हर कोई टैक्स लगा रहा था। लोकल सेल में तो हर स्टेट वैट लगा रहा था। लेकिन नागालैंड से आप एक्सपेक्ट करेंगे इसको सीएसटी का पैसा आता होगा? इसको ना, नहीं आता होगा, क्योंकि इंडस्ट्री थी नहीं इसके पास। तो ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको नजर भी आएगा। फिर उन्होंने बेस ईयर क्या बोल दिया? 15-16 से कैलकुलेट करेंगे बेस ईयर रेवेन्यू। अब बेस ईयर रेवेन्यू में देखिए, रेवेन्यू का डेफिनेशन में देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, सेस और सरचार्ज और फीस। फिर रिफंड अगर होता था, नेट ऑफ रिफंड से कैलकुलेट करेंगे। क्या नहीं आएगा रेवेन्यू में? ये सारे पेट्रोलियम और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंटरटेनमेंट टैक्स अगर लोकल बॉडीज कलेक्ट कर रही है तो नहीं आएगा, अगर नहीं कर रही है तो आएगा रेवेन्यू के हिस्से में। तो ये सब था। प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, 15-16 का अगर 100 है तो 18-19 3 साल का गैप है, तो टू द पावर 3। तो ये हमने कंपाउंडेड ग्रोथ करके यहां लिख भी दिया है। ठीक बात है? कितने महीने में? 2 महीने में सीएजी का ऑडिट होगा। लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ सेस। अच्छा एक बात बताइए, सीएसटी में लेवाई किस सेक्शन में है? 9। सीजीएसटी में 9, एसजीएसटी में 9, यूटीजीएसटी में 7 है, सेस में कंपनसेशन वाले में 8 है। 8 पढ़ लेते हैं। देयर शैल बी लेवाइड ए सेस ऑन सच इंट्रास्टेट सप्लाईज एज प्रोवाइडेड इन 9 एंड सच इंटरस्टेट सप्लाईज, आईजीएसटी में 5 है, 5, and collected in such manner as may be prescribed on the recommendation of the council for the purposes of providing। क्यों सेस लगाया जा रहा है? For the purposes of providing compensation to the state for loss of revenue arising on account of implementation of the GST with effect from the date from which the provisions of CGST Act is brought into force for a period of 5 years or for such further period as may be prescribed on the recommendation of the council। Obviously 5 साल इंक्रीज हो गया ना, अभी बढ़ा है ना, 23 तक हो गया ना। हाँ शायद बढ़ा है, 23 तक हुआ। 23 तक हुआ। ओके ओके, तो ये है। अब मुझे एक बात बताइए, सेस का रेट क्या होगा? ये लिखा हुआ है इसमें बाय नोटिफिकेशन। आप सीजीएसटी आईजीएसटी में तो लिखा हुआ बाय नोटिफिकेशन हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना? हाँ, नहीं इसमें रेट नोटिफिकेशन आया था। नहीं, इसमें रेट नोटिफिकेशन आ ही नहीं सकता जब नोटिफिकेशन लिखा ही नहीं है। तो आज सर सेस का तो उन्होंने नोटिफिकेशन तो आया था। देखिए सेस का रेट इन्होंने इसी में लिखा हुआ है। अगर नोटिफिकेशन आया तो मुझे बता दीजिएगा। ये रहा शेड्यूल। हाँ ठीक है, शेड्यूल में। ठीक है, ठीक। पान मसाला, tobacco and manufactured product, coal, irritated water, motor vehicle, motor car and any other supply। ये any other supplies में कौन कौन से आएंगे ये चेक करना होगा। ठीक बात है? उसी को उठा सब किसी पे भी ले सकते हैं वो, अगर उसने छोड़ रखा है तो अब वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, किसी को ले सकते हैं, पावर आ रहा है। खैर इसका मैं रखा हूँ सर पूरा पीपीटी अलग से बना के। ओके ओके। अब कंपोजिशन लेवाई पर सेस लगे या नहीं लगेगा, तो इन्होंने यहां लिख दिया कि भैया कोई भी सेस कंपोजिशन लेवाई वाले पे नहीं लगेगा। ठीक है, नेट रेट है। द सेस शैल बी लेवाइड ऑन सच सप्लाई ऑफ जीएसटी एज, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू क्वांटिटी और ऑन सच बेसिस, कोल पे क्वांटिटी के बेसिस पे लगता है। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द रेट सेट फोर्थ इन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। अच्छा, ये मैक्सिमम रेट है, फिर वो नोटिफिकेशन लेके आएंगे। ठीक है, provided that when the cess is chargeable on any supply of goods or services both with reference to their value, तो वैल्यू निकालेंगे सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। ठीक, provided further the cess on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provisions of section 3। अच्छा, इंपोर्ट के ऊपर भी सेस लग रहा है। हाँ सर, चलिए ठीक है। रिटर्न पेमेंट्स एंड सारा वो सीजीएसटी के साथ उसको लिंक कर दिया।
और क्रेडिटिंग प्रोसेस टू द सेस टू फंड, ये अब पढ़ना जरूरी है। द प्रोसीड्स ऑफ द सेस लेवेबल अंडर सेक्शन 8 एंड सच अदर अमाउंट्स shall be credited to non-lapsable fund known as Goods and Service Tax Compensation Fund, which shall form part of the public account of India and shall be utilized for the purposes specified in the said section. अब जो मैंने बोला था कि 50% सेंटर रखेगा, 50% of the amount remaining unutilized in the fund at the end of the transition period shall be transferred to the Consolidated Fund of India as a share of center, and the balance 50% shall be distributed among the states in the ratio of their total revenues from the state tax or the UT as the case may be in the last year of the transition period. तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, पान मसाला वाला कंपोजिशन में जा पाएगा? मैन्युफैक्चरर नहीं जा पाएगा, सेलर ट्रेडर चला जाएगा। टेबेको एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, सब पे मैन्युफैक्चर टेबेको, ये भी नहीं जा पाएगा। एरेटेड वाटर वाला भी नहीं जा पाएगा, है ना? तो ये सब ऐसे भी कंपोजिशन में है नहीं, तो सेस का तो ऐसे भी सवाल नहीं उठता। तो ये था कंपनसेशन टू स्टेट्स का सेस। इस पर कोई किसी का कोई इनपुट है तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट जो बना है वो कैसे बना है उसके बारे में अब हम लोग मिनट्स पढ़ना शुरू करेंगे। ये कंटेंट तो मैं बता ही चुका हूं, मिनट्स में आता है। तो ये पहला है फर्स्ट जीएसटी काउंसिल। कौन होता है जीएसटी काउंसिल का मीटिंग का मिनट्स का मीटिंग का चेयरमैन? फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, क्योंकि आज समझिए मीटिंग होने से पहले एजेंडा डिसाइड होगा और इन्होंने, और उससे पहले बाकी लोग जो जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या कंपनसेशन होना चाहिए या क्या मॉडल लॉ होना चाहिए, सब अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच के। तो इसीलिए एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। आज के डेट में इसको शायद फिटमेंट कमिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एजेंडा पॉइंट्स जहां पर मैंने बता ही दिया आपको क्या कौन कौन सा एजेंडा है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। After some discussion, it was decided that the decision regarding the continuance or otherwise of the empowered committee rested with the empowered committee. However, the forum for discussing and deciding all issues relating to GST shall be the council. तो empowered committee रहना या नहीं रहना वो स्टेट डिसाइड कर लेगा। मैंने बता ही भी दिया, हट गया है। तो कुछ चेयरमैन की जगह बोला गया चेयरपर्सन बोला जाए। अब जब निर्मला सीतारमण जी आ गई हैं तो जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए चेयरपर्सन कर दिया गया। और इन्होंने कुछ किया कि अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंट के रूल में आ जाएगा तब उस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया कि मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर देयर वुड बी अंडर पॉइंट बेस्ड बाय द चेयरपर्सन ब्रॉड फॉर्म सब्जेक्ट टू लीगल the person nominated by the governor of the state shall exercise the power of a minister. ये एक पॉइंट था। चलिए, फिर the honorable minister from West Bengal observed that the detailed agenda notes were circulated only 2 days before the council meeting. Desirability of holding meeting by video conferencing, तब तो कोरोना के बाद पॉसिबल भी हो गया। Some others felt that chemistry of the group was important. अच्छा, ये important, इसको मैंने येलो इसलिए भी किया, जो हम लोग जून में 3 तरह से क्लासेस होती है, एक फेस टू फेस, दूसरी लाइव, तीसरी रिकॉर्डेड, जो आप यूट्यूब में भी देखते हैं या हमारी देखते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो इंटरेक्शन होगा, इसमें जो केमिस्ट्री बनेगी वो लाइव में उतनी नहीं बनेगी, ठीक बात है ना। तो फेस टू फेस और लाइव में हम लोग लाइव में टोटली इंटरेक्टिव रहते हैं, आपसे हम लोग इनपुट लेते रहते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप रिकॉर्डेड का पूरा जो बेनिफिट है वो उठा पाएंगे।
तो जो भी रिकॉर्डेड देखते हैं उनसे तो यही रिक्वेस्ट है, सेल्फ मोटिवेटेड वैसे ही अटेंड कीजिए जैसे आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं। एक टाइम सेट कर लीजिए, बेस्ट टाइमिंग है 6:30 AM टू 7:30 AM, जो भी रिकॉर्डेड ले रहे हैं, या 8:30 AM, जितना आपको वक्त मिलता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिसिंग में भी हैं, काम में भी जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं तब तो उनको कर ही लेते हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात वो ये कह रहे हैं, some others felt that chemistry of the group was important, especially during the initial stages when the important issues were being discussed, and this could be achieved only by a physical meeting. वाइस चेयरमैन की जगह वाइस चेयरपर्सन। चलिए, दिस प्रोविजन compelled the union and states to come to a consensus. He also observed that there cannot be a situation where the union government gets excluded in decision making relating to the taxation policy of the Union of India, which is not desirable. मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज के डेट में सेंटर का स्टेट का वोटिंग राइट कितना है? सेंटर का 1/3, सेंटर का 1/3, स्टेट 2/3। 2/3 करेक्ट है। और ये कैलकुलेट कैसे होता है? सेंटर में कितने वोट हैं टोटल? 2 और स्टेट के पास 31 है, तो 30, अब 2 इन फेवर एंड 31 भी फेवर में है, तो 1/3 ये 100% हो गया। तो 1/3 ऑफ 100 कितना हो गया? 33% यहां आ गया, और ये 31/31 ये भी 100 हो गया, तो ये 2/3 हो गया 67.6, तो 100% हो गया ना इन फेवर। तो इसको हम लोग यूनानिमस डिसीजन बोलेंगे, ठीक बात है। फिर क्या होने लगा, हर एक स्टेट ने कहा कि भैया हमें, हर एक स्टेट को कितना वोट मिला हुआ है? एक वोट मिला हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, जितना पॉपुलेशन के बेसिस पे स्टेट का वोट डिसाइड हो जाता है, ठीक बात है। उसके एमएलए या एमपी का वोट डिसाइड होता है। तो कुछ स्टेट्स ने कहा कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमें सिर्फ एक ही वोट मिल रहा है। नागालैंड और मणिपुर, उनके पास पॉपुलेशन हम लोग से बहुत कम है, फिर भी उनको भी एक वोट मिल रहा है, तो ये पैरिटी नहीं आ रहा, इक्वालिटी नहीं आ रहा। तो ये भी डिस्कस हुआ। तो यहां भी ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि भैया कि ये 1/3 और 2/3 जो आपने किया है वो गलत है या सही है। इस तरह से पढ़ते हैं, there should be a different weightage of votes for states within the 2/3 weightage of votes given to the states. The Honorable Minister from Tamil Nadu stated that states with a population of 20 crores and 1 crore should not be treated equally in terms of votes. It was pointed out that such an approach was followed for Rajya Sabha membership. Some criteria like population, GDP, revenue collected, or Lok Sabha representation could be adopted to assign weighted votes to each states. और यहाँ किस लिए डिस्कस हो रहा पता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो पास हो चुका था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। The chairperson pointed out that this issue was deliberated upon by the select committee of the Rajya Sabha while examining the 100 and they had recommended equal votes for all the states. It was therefore decided that all states shall have equal vote within the 2/3 share. अब जब यहाँ पर डिसाइड हो ही चुका था सेलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा, फिर यहाँ उठाना ऑब्वियसली। चलिए, प्रपोज टाइम टेबल। In order to implement GST by 1st April 2017, he stated that the draft IGST, CGST and SGST laws and rules, GST rate structure and exemption list would have to be recommended by the council by 1st November 2016. ऐसा क्यों कह रहे हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने का गैप चाहिए इनको। तो 6, अगर 1 अप्रैल 2017 को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये सारा कुछ डिसाइड हो जाना चाहिए नवंबर 2016 तक। कितने एक्ट हैं? सीजीएसटी, राज्यों की स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन, आईजीएसटी। हर एक स्टेट को अपने अपने स्टेट में एसजीएसटी और पास करना पड़ेगा। यस, टाइम टेकिंग है। सेंटर वाला सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी पास करेगा, कंपनसेशन वाला भी पास करेगा। ठीक बात है या नहीं? यस। इसीलिए 6 महीने का गैप है। तो बाय दिसंबर 16, और ये जो मीटिंग चल रही है वो किस महीने में चल रही है? इस मीटिंग की डेट क्या है?
22 और 23 सितंबर 2016 है, तो सितंबर तो गया, अक्टूबर पूरे एक महीने में ये पॉसिबल था? हेलो, तो एक महीने में तो पॉसिबल ही नहीं था। No, sir. So by December 16, the CI would need to be passed by the parliament and as acts by the respective state legislatures in the winter session of 16. फिर ये भी चैलेंज था कि सेटिंग अप ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, जो जीएसटी का नेटवर्क बना, जीएसटी पोर्टल बना है। अब उस जीएसटी में जो टेस्टिंग वगैरह चल रही थी। He further mentioned that 5-day training course, yes, अब ट्रेनिंग का भी इशू था, on the GST law of all the center and state tax officials being conducted by the national NASIN है ये, and the concerned state authorities was to be completed by December 16. He also mentioned that sensitization of the trade industry and consumers was to be carried out by March 2017. क्या लग रहा है? तो ऑब्वियसली आपको भी पता है 1 जुलाई 2017 को हुआ इंप्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इनके पास 3-4 महीने थे करीब करीब ये सारा कुछ ड्राफ्टिंग करने के लिए, ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए, इंडस्ट्री को बताने के लिए क्या होने वाला है। फिर thresholds for exemption. The threshold limit for a taxpayer to get registered should be rupees 25 lakhs for all the states other than 11 special category states mentioned in Article 279A of the Constitution. The composition threshold was suggested to be rupees 50 lakh. कितना था threshold जो एकदम इनिशियली सजेस्ट किया गया? 25 है ना, 25 और कंपोजिशन का 50। आज के डेट में कितना है इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? अब पहले तो 11 थे, अब कितने रह गए? 4 रह गए। ट्रिपल एमटी हम लोग बोलते हैं, MMNT बोलते हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसमें कितना है लिमिट? 10 lakhs, और ये 25 लाख की जगह कितना हो गया? 20 lakh, और इंट्रा के लिए, इंट्रा ओनली ऑफ फॉर गुड्स के लिए कितना हो गया? 40 lakh. 40 लाख। ये चेंजेस आया। तो इनिशियल सजेशन ये था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इनिशियल सजेशन ये था, रेवेन्यू जिस तरह से ग्रो कर रहा है गवर्नमेंट का, ये 20 से 25 तो कर दें। देखिए, खैर इसकी सुबुगाहट भी नहीं है। फिर इसके बाद बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि अगर 25 कर देंगे तो कितना रेवेन्यू लॉस होगा, 20 कर देंगे तो कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, 10 कर देंगे तो क्या होगा। तो ये सब इन्होंने पूरा डिस्कस किया। ₹10 लाख वाज टू लो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो चैलेंज आएगा। 10 लाख कर दिया, सबको रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज भी है। ठीक बात है ना? कुछ स्टेट्स ने 25 लाख सपोर्ट किया, कुछ ने नहीं सपोर्ट किया। इस तरह से करते करते ये 20 लाख तक पहुंच गए। कंपोजिशन थ्रेशोल्ड उन्होंने 50 लाख फिक्स किया। उसके बाद आपको पता ही है कंपोजिशन का थ्रेशोल्ड कितना उनको बढ़ाना पड़ा। आज भी 50 लाख है, 1.5 लाख है, लेकिन वो सर्विस के लिए। कितना है? 50 लाख है लेकिन सर्विस के लिए। सर्विस के लिए 50 लाख है। आज मैक्सिमम लिमिट कितना है? 1.5. 1.5 करोड़। जी। ओनली रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी तभी कंपोजिशन में आएगा। हाँ। 10 लाख, 20 लाख या फिर 40 लाख के ऊपर और 1.5 करोड़ के बीच में है, और फिर बहुत सारे कंडीशंस डाले हुए हैं। ठीक बात है। और इन्होंने ये भी कर दिया, यूनियन गवर्नमेंट आल्सो डिड नॉट अलाउ कंपोजिशन फॉर सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन अल्टीमेटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6% के रेट के साथ 50 लाख की लिमिट के साथ इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी लेके आए। हाँ, वो भी लाए प्लस 10% या 5 लाख भी लाए। हाँ, वो गुड्स के लिए। ठीक है। हाँ। It was also decided that manufacturer and service providers shall be kept out of the composition scheme as the value addition in these segments was quite high. आपको याद होगा, हमने आपको कंपोजिशन का जब चैप्टर करवा रहे थे तो हमने बताया था जहां पर वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होता है वहां पर वो कंपोजिशन में नहीं लेके आएंगे।
है ना। अगर प्रॉफिट मार्जिन, वैल्यू एडिशन में प्रॉफिट मार्जिन 20% का होगा। आज आप समझिए ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 10%? Yes, sir. 10%? वैल्यू एडेड टैक्स तो प्रॉफिट मार्जिन पे ही लगता है। जी तो अगर सर। मैं 10% वैल्यू एडेड टैक्स करूं तो 10% और 10% कितना होगा? 1%। Yes. तो 1% रेट फिक्स किया हुआ उन्होंने। लेकिन अगर वैल्यू एडिशन 50% हो, 60% हो, तब 5% का रेट, 6% का रेट इस तरह से आना चाहिए। जी सर। तो इनिशियली दे हैव डिसाइडेड कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लेके आए। जी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेट कितना रखे थे इन्होंने? 2% शुरू पहले में। 2%, फिर क्या कर दिया? 1%। 1% कर दिया और कुछ मैन्युफैक्चरर को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था। ठीक बात है। तो आप जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये सब पॉइंट मिलेगा। जब हम लोग आगे करेंगे, क्यों अमेंडमेंट करेंगे, तब ये सब पॉइंट मिलेगा। फिर कंपनसेशन के बारे में, मैंने कंपनसेशन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस भी किया आपके साथ और मैंने बता भी दिया हर एक स्टेट अपना अपना पॉइंट रख रहा है, तो मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। यहां प्रोविजंस फॉर कॉस्ट एम्पावरमेंट टू इंश्योर सिंगल इंटरफेस अंडर जीएसटी। अब मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में हर एक टैक्स पेयर का या तो सेंट्रल जुरिडिक्शन है या स्टेट जुरिडिक्शन है। सर्विस इंडस्ट्री का जुरिडिक्शन किसके पास रखा गया? सेंटर के पास। सेंटर के पास। बोला कि स्टेट के पास नहीं रहना चाहिए। बोला जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनको क्या किया गया? स्टेट में भी दे दिया गया। 10% और 90% का रेशियो बना दिया इन्होंने। 10% सेंटर को, 90% स्टेट को, और एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसा करके इन्होंने इक्वालिटी करने की कोशिश की। ठीक बात है। और 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आधा आधा कर दिया। ठीक। अब ये पूरा जब आप पढ़ेंगे एजेंडा तो शुरुआत में तो इनको समझ में नहीं आया था, कई सारे पॉइंट्स थे, ऑप्शन 5 ऑप्शन लेके आए कि ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। लेकिन इनको ये भी देखना था कि आज सेंटर जो है, क्या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में उनके ऑफिसर्स या उनके ऑफिस हैं या नहीं है? है ही है। सेंटर के क्या हर पंचायत में इनके ऑफिसर्स हैं सेंटर के? नहीं। लेकिन स्टेट के तो थे। हाँ, सेंट्रल नहीं थे, उनके नहीं थे ऐसे। तो अगर आप हिली स्टेट में देखेंगे तो हो सकता है सारे टैक्स पेयर, मतलब सारे नहीं, पीएसयू को छोड़ दें तो सारे हिली स्टेट में मुझे लगता है स्टेट ही जुरिडिक्शन होगा। ठीक बात है। हो सकता हो सकता है, क्योंकि मैन पावर की भी कमी है। तो ये सब इन्होंने डिस्कस किया है। ये क्या मिट क्यों नहीं रहा है? मिट नहीं रहा, रुकिए, कहां से आ गया? चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। It was important to use the expertise of officers of both the union and state governments efficiently in order to help increase the taxpayer base and to reinforce the functioning of each other. With this in mind, the union government proposed a cross-empowerment model under which officers of the union government and the state government shall be empowered to undertake the functions like audit, scrutiny, etc. on behalf of both the administration. यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी है। मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में इंटेलिजेंस, ऑडिट और जुरिडिक्शनल विंग, ये तीन है। ये सेंटर का है। ठीक बात है। स्टेट का भी यही 3 विंग है, इंटेलिजेंस, ऑडिट और जुरिडिक्शन। और हम लोग एनफोर्समेंट भी है एक। एनफोर्समेंट क्या है? अब इंटेलिजेंस जैसे है ना सेंट्रल का, उसी तरह एनफोर्समेंट है जो आपकी उसी से रिलेटेड हो गया एक प्रकार से। इंटेलिजेंस, पता नहीं एनफोर्समेंट के बारे में तो कहीं नहीं पढ़ा। खैर, अब यहाँ आइए, ये सेंटर का जो इंटेलिजेंस है ऑल इंडिया जुरिडिक्शन, सेंटर का ऑडिट ऑल इंडिया जुरिडिक्शन, और जो जुरिडिक्शन ऑफिसर है वो जिस जुरिडिक्शन में है उसी में उसका जुरिडिक्शन होगा। ठीक है।
अगर अहमदाबाद का कमिश्नर है तो उसी एरिया में रहेगा वो कमिश्नर, उसके बाहर नहीं जाएगा। उसी स्टेट का इंटेलिजेंस है तो उस स्टेट का में जुरिडिक्शन, स्टेट का ऑडिट उस स्टेट का जुरिडिक्शन और वो जुरिडिक्शन ऑफिसर का। ठीक है, मान लीजिए टैक्स पेयर ए है, टैक्स पेयर ए के पास कौन कौन आ सकता है बताइए, और इसका जुरिडिक्शन कहां फॉल करता है, सेंटर में फॉल करता है। मान लीजिए इसके यहां ऑडिट करने कौन आ सकता है, सेंटर और स्टेट दोनों आ सकता है? नहीं, ऑडिट करने तो सेंट्रल ही आएगा। दोनों आ सकता है, दोनों दोनों आ सकता है। रेट सेक्शन 67 का पावर एक्सरसाइज करने के लिए ये दोनों इंटेलिजेंस आ सकता है। हाँ, लेकिन जब असेसमेंट की बात आएगी, डिमांड एंड रिकवरी की बात आएगी तो सिर्फ ये वाला आ सकता है। ठीक बात है। jurisdiction of yes sir. अब इस पूरे इसमें आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ते, ये बार बार कह रहे हैं सिंगल इंटरफेस। जब लेकिन लॉ इंप्लीमेंट हुआ है तो मैं ये मान के चल रहा था कि अगर इसके पास सेंटर का जुरिडिक्शन है तो ये दोनों नहीं आ सकते। लेकिन जब कानून बना है तो उन्होंने वर्ड यूज क्या कर लिया, प्रोसीडिंग्स। याद है आपको? और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग का मतलब इंक्वायरी प्रोसीडिंग इसमें नहीं आएगा। दो जगह इंक्वायरी चल सकती है लेकिन असेसमेंट या डिमांड रिकवरी किसी एक जगह चलेगी। ठीक बात है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है कि भैया shall be empowered to undertake functions like audit, scrutiny, etc. on behalf of both the administrations. इसका मतलब कि अगर सेंटर का ऑडिट कर रहा तो ये मान लिया जाएगा वो स्टेट के बिहाफ पे ऑडिट कर रहा है। ठीक बात है ना? अगर स्टेट ऑडिट कर रहा है स्टेट के जुरिडिक्शन में तो स्टेट का ऑडिट डिपार्टमेंट दोनों को बिहाफ पे कर लेगा। अगर सेंटर के जुरिडिक्शन में तो वो सेंटर सीजीएसटी भी वसूल लेगा और एसजीएसटी भी वसूल लेगा। ठीक बात है ना? यही तो सिंगल इंटरफेस है। लेकिन जहां इंक्वायरी सेक्शन 67 आ गया, ऑडिट आ गया, तो ये दोनों लोग कर रहे हैं। लेकिन आइडिया क्या था? कोई एक? चलिए एक करें। हाँ, स्टेट का भी ऑडिट वाला जाता है, सेंटर का भी ऑडिट वाला जाता है। आपने तो देखा है ना ये केस आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ? कई केस हुए। तब it was proposed that an overall cap might be agreed upon on the number of intervention of scrutiny of return audit to be done by the central and state authority taken together. तो जब हम लोग जवाब बनाएंगे और दोनों जगह से आ जाएगा तो हम लोग को ऑब्वियसली ये सब कोट करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो consequential actions like raising demand, adjudication, appeal, etc. shall be done by the administration that conducted scrutiny of return audit and it would cover both the CGST and SGST. अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा चीज है, जीएसटी मिनट्स में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। द कॉन्सिक्वेंशियल एक्शंस लाइक रेजिंग डिमांड, आज इंटेलिजेंस ने सेक्शन 67 कर दिया, एससीएन कौन इश्यू करेगा? जुरिडिक्शन नहीं, जुरिडिक्शन वाला यस यस जुरिडिक्शन वाला यस, लेकिन आज के डेट में कौन कर रहा है एससीएन इश्यू? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ही इश्यू कर रहा है। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जुरिडिक्शन वाला कर रहा है ना? लेकिन मिनट्स में आइडिया क्या था कि जो रेड करेगा या जो सेक्शन 67 करेगा वो एससीएन इश्यू नहीं करेगा। कौन इश्यू करेगा? हेलो, डिडक्शन अफसर, जुरिडिक्शन। तो ये तो शुरुआती है, याद रखिएगा। आगे जब ये अमेंडमेंट आया तो हम लोग पढ़ेंगे ये क्यों इसको चेंज किया गया। क्यों चेंज किया? बोला जो जिसने सेक्शन 67 किया उसके पास सारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, वो एससीएन बना सकता है, इसलिए वही करेगा। ठीक बात है ना? तो वो भी डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेशन से ही हुआ होगा। ईच एडमिनिस्ट्रेशन शुड ट्रस्ट the other and suggested protocol should apply across the supply chain. This would help the taxpayer to have a good experience of both the tax administration. ठीक है? He emphasized that in the GST regime, the jurisdiction of the central tax authorities in a state should be coterminous with that of the states. The Honorable Minister from Uttar Pradesh stated that as 91% of the revenue came from taxpayer with turnover of more than 1.5 crores, it was advisable that the central tax authorities focus on the big taxpayers and the small taxpayers should be left to the administration of the state tax authorities. आज मैं इसमें आना जब आप थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स इन द सेंस कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। हेलो जी जी सर। जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है
वो ऑब्वियसली सेंट्रल जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग काम चल रहा होगा। जहां बीजेपी नहीं है वहां पर कहेगा 50-50% कर दो, 70-30 कर दो। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, 91% और रेवेन्यू 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ से ऊपर जितना भी है सारा कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा? Center. सेंटर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, 50-50 हुआ है। अब केरला क्या कह रहा है, he also observed that changing the tax jurisdiction of dealers every 2 years was inefficient। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमने जब आपके साथ जुरिडिक्शन कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा था कोई नया टैक्स पेयर आ जाएगा तो उसका जुरिडिक्शन कैसे डिसाइड होगा। और यूपी का एक जजमेंट हमने पढ़ा था कि बीच में जुरिडिक्शन चेंज कर दिया था, सेंटर के बाद स्टेट चला गया था और सेंटर वाला नोटिस इश्यू कर रहा था, या स्टेट के बाद सेंटर हो गया तो फिर स्टेट वाला इश्यू कर रहा था। जुरिडिक्शन बेसिस पे, टेक्निकल ग्राउंड के बेसिस पे उस नोटिस को क्वैश करवाया गया था। याद है आपको वो केस? देख लीजिएगा। तो ये देखिए हर 2 साल में वो चेंज करने का सोच रहे थे लेकिन कर नहीं रहे। वेस्ट बंगाल would not face dual administration. The states, however, were not agreeable to this proposal on the ground that above 1.5 crore duality of control already existed, as they were assessed to both central excise and VAT. The central shall give training to the official of state governments on service tax until such time the present arrangement shall continue. Thereafter, the following modalities for single interface were discussed, but discussion remained inclusive. हम आगे कर लेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग। इस पर किसी का ओपिनियन, किसी को कुछ कहना है तो कहिए। कंपनसेशन से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जीएसटी में बहुत जगह है यार। करेक्ट करेक्ट। मार्जिन स्कीम पे जो हम लोग जो बेच रहे हैं कारवार, ये सेस जो बोलते हैं वो टोबैको प्रोडक्ट्स में है ना, वही कंपनी, यही सेस। यस हाँ हाँ वही है। वो तो लग्जरी गाड़ियों पे है। हाँ 160% है वो तो टोबैको में तो। हाँ और आपके मोटर व्हीकल पे है, कोल पे। लग्जरी गाड़ी पे के अलावा मैं सभी गाड़ी पे है, ऐसा नहीं है सिर्फ लग्जरी गाड़ी पे है। यस यस, ऑल मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल। गुड्स कैरी पैसेंजर पे भी है क्या? गुड्स कैरी सब पे है। सब पे अच्छा, सब पे। कम होगा तब 3% या ऐसे ही कुछ होगा। हाँ 3% है वहाँ पे, 3% है। हाँ नहीं देखिए स्टेशन वगैरह गुड्स पे तो नहीं नजर आ रहा मेरे को। मोटर व्हीकल पे है ना, मोटर व्हीकल है। Even that is applicable on cold drink also. जैसे कोल पे मोटर कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स प्रिंसिपली डिजाइन्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्संस है। हाँ जी, गुड्स पे नहीं है शायद। हाँ गुड्स पे नहीं है। हाँ मोटर व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉट मोर देन 13%, इस पे भी है, एंड मोर देन 13% पे भी है। अदर देन मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 और मोर इंक्लूडिंग द ड्राइव इंक्लूडिंग स्टेशन वगैरह कुछ है। 25% रेट क्या फिक्स किया गया नहीं पता। वो 15% उन्होंने फिक्स किया है लंबाई पे और सीसी पे। अच्छा चलिए वो देखने पर पता लगेगा। तो इसमें मैंने स्टडी ज्यादा किया नहीं है इस पे। गणेश जी आप क्या कह रहे थे? It is applicable on cold drink also. यस एरेटेड हाँ यस। एरिएटेड वाटर। ठीक है, अब हम लोग ये करें डिस्कस सेकंड जीएसटी काउंसिल मीटिंग। फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग कब हुई? वो तो 2016 21 सितंबर 2016। 22-23 है ना? 22-23 है ना? हाँ 22-23 सर। अच्छा, ये जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स के जो ओरिजिनल थे मैंने ईमेल में सबको भेजे, आपको शायद मिले होंगे। जी मेरे पास तो बुक्स भी आपकी आई है। हाँ आपके पास तो किताब भी है। तो ये 8-9 दिन के गैप में ये दूसरा मीटिंग हो गया, ठीक बात है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने मेहनत तो बहुत की है। ठीक है, तो 22-23 सितंबर, फिर 30 सितंबर, इसके बाद फिर 18 दिन में फिर मिल लिए। फटाफट मिले हैं, नहीं तो 17 मीटिंग
ये 7 मीटिंग 2016 में जब सितंबर से शुरू हुआ है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में दिसंबर में कितने मीटिंग कर लिए? 2, 3, 11, 22, 23। ओहो, जनवरी में 17 मीटिंग, यानी कि हर महीने में 1.5 मीटिंग करीब करीब, है ना? 12, 5, 17। बताइए, पॉलिटिशियन मेहनत नहीं करते हैं? करते हैं। अब आइए, सेकेंड जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ये मैंने येलो इसलिए किया, पंजाब गवर्नमेंट, उसमें शायद कांग्रेस थी यहां पर, ITC reversal accounted for an additional revenue of 4,000 crore in state. इसका मतलब सेंटर एंड स्टेट्स आर सीइंग दैट ITC रिवर्सल एज ए रेवेन्यू, है ना? आज आप समझिए 2A और 3B का मिसमैच का, 17-18 का मिसमैच का कितना लोगों ने रिवर्सल करवा दिया। गवर्नमेंट को हजारों करोड़ सिर्फ रिवर्सल से मिला है, वो भी अनलॉफुल रिवर्सल करवाया गया है। अनलॉफुल रिवर्सल ऑफ 17, 18, 18, 19, जब 36 सब रूल 4 आया 9 अक्टूबर 2019 को, उससे पहले जितना भी रिवर्सल था वो सब अनलॉफुल था। अनलॉफुल इन द सेंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे आप, उसके बावजूद रिवर्सल करवाया गया। रेवेन्यू टू बी कंपनसेटेड शुड कवर एग्जम्पशन एंड ड्यूटीज। अब देखिए क्या हुआ, कई सारे स्टेट को एरिया बेस्ड एग्जम्पशन मिला हुआ था, एक्साइज में भी और एक्साइज में बेसिकली, ठीक बात है। और हर एक स्टेट एरिया वाइज, अब आज गुजरात में जब टाटा मोटर्स का जो नैनो का प्लांट लगा, तो ऑब्वियसली गुजरात ने कहा हमारे यहां लगाइए, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे आने वाले 25 साल तक। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो उसका कंपनसेशन कैसे होगा? समझ रहे हैं आप? कैसे करेंगे? इसमें कई मॉडलिटीज उन्होंने पहले देख तो ले, रेवेन्यू के डेफिनेशन में है भी कि नहीं। है नहीं, है ना? अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज गुजरात गवर्नमेंट ने टाटा मोटर्स को कहा हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हम 25 साल तक आपसे वैट नहीं देंगे, ठीक? और ये फैक्ट्री लगी, मान लीजिए कब लगी ये फैक्ट्री, कोई आइडिया है किसी को? मान लीजिए 2010 में लगी, तो 2035 तक कोई वैट नहीं लेंगे। किसने प्रॉमिस किया? गुजरात गवर्नमेंट ने अपने स्टेट वैट को नहीं लेंगे। आज 2017 में क्या आ गया? जीएसटी आ गया। अब टाटा मोटर्स तो आए इसलिए ताकि आप वैट नहीं लेंगे आने वाले 25 साल तक, तभी तो फैक्ट्री लगाने के लिए एग्री हुआ। अब ये आ गया, तो 2017 के बाद आपने उसके ऊपर जीएसटी भी लगा दिया, कंपनसेशन सेस भी लगा दिया, तो अब टाटा मोटर्स तो गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर डिस्प्यूट होगा कि यू हैव प्रॉमिस्ड, एंड इफ यू हैव प्रॉमिस्ड देन कीप दैट प्रॉमिस। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल बोलते हैं, ESTOPPEL, जहां पर वंस द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड समथिंग इट कैन नॉट गो बैक। तो ये जो एग्जेम्पशंस जो दिया गया, उसका कंपनसेशन कैसे मिलेगा इनको, या तो टाटा मोटर्स को या गुजरात इस प्रॉमिस को कैसे कीप करेगी? तो हम लोग डिस्कस करेंगे, एजेंडा आइटम्स में भी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का भी एक्सेप्शन है। इफ इट इज फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक पॉलिसी, देन डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल वोंट अप्लाई एंड गुजरात कैन टेक बैक दिस प्रॉमिस। पढ़ते हैं। This committee should discuss how information-based enforcement power should be exercised so that there was no parallel exercise of powers resulting in confusion and possible harassment. समझ रहे हैं आप इस चीज को? सेंटर का इंटेलिजेंस और स्टेट का इंटेलिजेंस कोई इंफॉर्मेशन बेस
एक दूसरे को शेयर करें, ताकि सेंट्रल का भी इंटेलिजेंस ना चला जाए, स्टेट का भी इंटेलिजेंस ना चला जाए, ये दोनों का ऑडिट टीम ना पहुंच जाए। ठीक बात है। Audit was proposed to be limited to 5% of the taxpayers on the basis of risk parameters. अब तो इन्होंने क्या किया, डीजी आर्म बना दिया है। डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिकल एंड रिस्क मैनेजमेंट करके एक यूनिट बना दिया। ये सारा स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करेगा, एआई करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर जुरिडिक्शनल ऑफिसर्स को, जुरिडिक्शनल कमिश्नर को वो सारा भेज देगा, किसका ऑडिट होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। तो ये 5% बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट द अरेंजमेंट शैल बी मेड टू ट्रेन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन सर्विस टैक्स इश्यूज। The Honorable Minister from Meghalaya stated that the state should administer taxpayer with turnover below 1.5 crore and those above 1.5 crore should be shared between center and states. तो यही फॉर्मूला मेघालय वाला फॉर्मूला चल रहा है। ये वाला 1.5 करोड़ वाला क्या किया, 1090 है, above 1.5 करोड़ का 50-50 है। He also stated that there was hardly any presence of central government official in his state. देख रहे हैं मेघालय वाला क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर ही नहीं है हमारे यहाँ, तो कैसे एडमिनिस्टर करेगा। The secretary to the council brought to the notice of the house that big service providers in sectors such as telecom, banking, information technology, etc. यानी कि ये सर्विस टैक्स वाले हैं, had been representing that they should have a single registration, and if that was not possible, they could at least be given the second best comfort of being audited by only the central administration for initial years. The Honorable Minister from Telangana observed that starting from now, the state would complete 6 months of training in services by 1st April 2017, and therefore service taxpayers could be brought under the jurisdiction of the states. Telangana बोल रहा भैया हम लोग तो ट्रेन कर रहे हैं, हमें दे दो, 6 महीने हो गए। Tamil Nadu also expressed unease at the idea of putting only one organization in charge of administrating service tax, and thus this would create a vested interest to protect turf. Yeah, other than BJP governed states हैं। Definition of the term revenue, whether ITC reversals by a state would be a part of the definition of the revenue, है या नहीं है ये? हेलो, बता दीजिए, कंपनसेशन रेवेन्यू में आईटीसी रिवर्सल पार्ट ऑफ रेवेन्यू है या नहीं है? यस सर। नहीं है, कहाँ है? देखिए, नहीं है। अच्छा, डेफिनेशन में नहीं है सर? हाँ, डेफिनेशन में नहीं है। नहीं है। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर एक स्टेट अपना अपना मैक्सिमाइज करना चाहेगा रेवेन्यू। तो मॉडलिटीज फॉर एलोकेटिंग जुरिडिक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट in respect of taxpayers covered within the ambit of deemed sale of goods, in particular works contractor and restaurants. देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैं जब जीएसटी आया था तब भी मैं सोचता था ये क्या होगा, लेकिन मुझे इसका आंसर पूरा फुल मिला नहीं है। आर्टिकल 366(2)A होना चाहिए, जहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, बताइए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको ठेके पे दे दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आप मुझे मटेरियल भी दे रहे हैं और लेबर भी दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या मानूं? सप्लाई ऑफ गुड्स मानूं या सप्लाई ऑफ सर्विस मानूं? सर्विस। बोथ सर्विस। दोनों सेंटर और स्टेट दोनों लड़ाई करने लगे। डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई तो वर्ड गलत है, डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट भी क्या हो गया कि वो ये कहने लगे कि ये सप्लाई ऑफ लेबर है तो हम सर्विस टैक्स लेंगे, और स्टेट बोलेंगे सप्लाई ऑफ मटेरियल है तो हम वैट लेंगे। तो इन्होंने आर्टिकल में ही चेंज कर दिया, बोला इसको हम डीम्ड सेल ऑफ गुड्स मानेंगे। क्या मानेंगे? डीम्ड सेल ऑफ गुड्स। एंटायर सेल को क्या बोला उन्होंने? डीम्ड सेल ऑफ गुड्स, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज किया तो इसको देखिएगा, फिर
बहुत सारे कुछ कुछ हुआ, उसके बाद इन्होंने एक अरेंजमेंट में पहुंचे। और सर्विस टैक्स में आप देखिएगा, वैट में भी देखिएगा, 60% हम मानेंगे सप्लाई ऑफ मटेरियल, 40% मानेंगे सप्लाई ऑफ लेबर। तो मान लीजिए 100 रुपये अगर वर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है तो 60-40 करके इसको, मटेरियल है तो इस पे वैट लगने लगा 60%, 60 रुपीज पे, और 40 रुपीज पे क्या लगने लगा, सर्विस टैक्स। और यही रेस्टोरेंट के साथ हुआ। अब मुझे बताइए, आज के डेट में वर्स कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं या सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं? सर्विस। सर्विस। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्स कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया, सप्लाई ऑफ गुड्स। जीएसटी में वर्स कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस। कैन जीएसटी, कैन ए लॉ ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशन? नो। नो। लेकिन हो तो रहा है ना। इसका मुझे जवाब कोई नहीं दे पाया कि ये कैसे पॉसिबल है। सिमिलरली रेस्टोरेंट में जो सप्लाई होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, इट इज सप्लाई ऑफ, लेकिन जीएसटी में लिखा हुआ इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। कैसे है ये? इसका जवाब मुझे मिल ही नहीं रहा। मॉडल, अच्छा मैं आपको दिखला दूं क्या, जी सर। जीएसटी में कहां लिखा हुआ है? जी जी। दिखलाता हूं रुकिए। शेड्यूल 2 में ना? नहीं, आर्टिकल। तो ये देखिए, ये है 29A। मैं आपको दिखलाता हूं, आर्टिकल 366 डेफिनेशन, इसमें है 29A। 2020 का अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है। टैक्स ऑन द सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड्स, अब बता दीजिए क्या मतलब निकल रहा है? कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड्स, क्या मतलब निकल रहा है इसको, कि ये इसको क्या मानेंगे, सेल ऑफ गुड्स। इसको क्या मानेंगे, सेल ऑफ गुड्स। अरे कहिए हाँ या ना। हाँ जी। यस सर। अब देखिए बी क्लॉज पढ़िए, ए टैक्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स वेदर एज गुड्स और इन सम अदर फॉर्म। गुड्स का मतलब मूवेबल या इमूवेबल? नो। हाँ जी, मूवेबल। इन सम अदर फॉर्म का मतलब या तो मूवेबल के रूप में ट्रांसफर हो या इमूवेबल। यस। समझ में आ गया? इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्स कॉन्ट्रैक्ट। हो गया ना, सप्लाई ऑफ गुड्स। जी। एंटायर ट्रांजेक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसमें 6 क्लॉजेस हैं, A B C D E F। F दिखलाता हूं, जो रेस्टोरेंट वाला है। A tax on the supply by way of or as a part of any service or in any other manner whatsoever of goods, क्या कौन सा goods, being food or any other article for human consumption or any drink whether or not intoxicating, यानी कि अल्कोहल भी आ गया, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, and such transfer, delivery or supply of shall be deemed to be the sale of those goods। तो ये रेस्टोरेंट भी आ गया इसमें। और इंटरेस्टिंगली एग्जैक्ट यही लैंग्वेज है आपके शेड्यूल 2 में जीएसटी का, जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। हाँ या ना? जी सर। हाँ सर। कैसे ओवरराइड कर रहा है, समझ में आ रहा है जो पॉइंट है? मैं आपको दिखलाता हूं शेड्यूल 2। नोटिस किया था आप लोगों ने कभी इसको? नहीं सर, नहीं। और आपको मैं बता दूं, मिनट्स में ये पॉइंट डिस्कस भी हुआ था।
लेकिन मुझे उसका आंसर फिर भी नहीं मिला। शेड्यूल 2 का कौन सा एंट्री नंबर में है? ये रहा, सप्लाई बाय वे ऑफ और ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी मैनर। एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज है या नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है? अरे नजर आ रहा है? जी सर जी सर, जी सर, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? गुड्स गुड्स, गुड्स। ये मैं आपको दिखाता हूं। पढ़ाई नहीं कर पा रहा, चलिए। ठीक है, ये वाला लैंग्वेज थोड़ा सा याद कर लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख लीजिए। ये रहा, टैक्स ऑन द सप्लाई बाय वे ऑफ पार्ट दिस ह्यूमन कंजम्पशन, एग्जैक्ट सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स और हमारा जीएसटी एक्ट कह रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए, modalities for allocating jurisdiction between central and state in respect of taxpayers who are currently registered simultaneously under VAT and service tax। तो दोनों VAT में भी रजिस्टर्ड और सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो उसका माइग्रेशन कैसे होगा और जुरिस्डिक्शन डिसाइड करना है। Modalities for exercising information based information action। अब आइए ड्राफ्ट जीएसटी रूल्स, registration basis। He mentioned that the registration under GST was proposed to be PAN based, which would be difficult to comply within his state as no income tax was payable in his state as also in Nagaland। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इनकम टैक्स नहीं है तो पैन नहीं होगा, फिर अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनका कैसे हुआ? पैन लेना पड़ा उनको? राजीव जी, कोई आइडिया आपको? आखिर से बिना पेन के कैसे करेंगे? नहीं तो इनके लिए कुछ अलग तो नहीं हुआ है? सवाल ही नहीं, अगर होता तो लिखते हो। तो इनके लिए वैसे ही हुआ फिर। He further mentioned that the GST in B2C transaction taxes would flow to the consuming states. However, as his state did not have big distributors or high-end retailers, people from his state brought goods from Assam, West Bengal, etc., and a mechanism was required to be devised to ensure that the taxes paid for such purchases flowed to Arunachal Pradesh। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। आईजीएसटी की लाइव क्लास हम लोग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी वहां पर। ये जो असम है, ये जो बाकी जितने भी स्टेट है इन सबका बॉर्डर है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सब असम का बॉर्डर है। अब आप एक बात सोच के देखिए, ये वाला स्टेट का, मान लीजिए नागालैंड का कोई बंदा पैसा पॉकेट में रखा, असम आया, खरीदा और यहां चला आया, किस स्टेट को पैसा मिलेगा? अगर वो एड्रेस नहीं दिया है तो B2C ही रहेगा, आसाम को मिलेगा। आसाम एड्रेस नहीं दिया तो असम को ही मिलेगा। हाँ जी सर। रूल 46 याद कीजिए, आईजीएसटी का सेक्शन 10 याद कीजिए। हमने बताया था कि उसमें रूल में बनाया गया 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का है तो एड्रेस देना कंपलसरी है। जी। नागालैंड का दिया तो ये पैसा कहां पहुंच जाएगा? आईजीएसटी लगाएगा ये, बिल्कुल, और नागालैंड पहुंचेगा क्योंकि ये B2C की ट्रांजेक्शन है। आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होगा आधा नागालैंड, आधा ये। तो ये इंश्योर किया गया है। शुरुआत में जब हो रहा था इस पॉइंट पे, मैंने एकदम शुरुआत में ही बोल दिया था ये पॉइंट, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कुछ कह रहे थे, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। बिल्कुल। However, while grandfathering any such scheme, यानी कि subsuming of taxes, it would need to be kept in mind that unlike VAT and CST, which were origin-based taxes, GST was a destination-based tax, and an unconditional reimbursement scheme could lead to double outflow for the origin state.
one by way of transfer of tax to the destination state and other by way of reimbursement to the supplier. वो जो मैंने area based exemption के बारे में बात किया था. Therefore, the states would need to be careful while devising any reimbursement scheme, and care should be taken that such reimbursement was limited for supplies made within the state. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. मान लीजिए टाटा मोटर्स का मैंने आपको बताया, ये केस दी जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉकल के बेसिस पे 25 साल तक इसको देना है. कौन देगा ये 25 साल तक? गुजरात देगा? Yes. गुजरात को देना पड़ेगा ना इसको. मान लीजिए 1000 करोड़ दे रहा है इसको, या हर साल 10 करोड़ दे रहा है इसको, क्योंकि उसको जीएसटी जितना गया, मान लीजिए जीएसटी स्टेट का 10 करोड़ गया तो 10 करोड़ इसको देना पड़ेगा. गुजरात बोलता है 10 करोड़ लाऊंगा कहां से? सेंटर को कहो, सेंटर देगा इसको 10 करोड़. तो कैसे जाएगा ये रीइंबर्समेंट? ये स्टेट देगा, फिर इसको डॉक्यूमेंट भेजेगा, ये इसको रीइंबर्स करेगा, है ना. यही एक मॉडलिटीज होना चाहिए. तो इस पे उन लोग कुछ आवाज उठा रहे हैं. ये देखिए, अच्छा कह भी दिया, प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी और स्टॉकल वुड नॉट अप्लाई इन केसेस where there was a supervening public equity. तो पब्लिक एक्सेप्शन है पब्लिक इक्विटी कारण. ये रीड एजेंडा आइटम्स एट पेज 77 में आपको मिल जाएगा, मैंने यहाँ लिख भी दिया. He pointed out that for the last 70 years, oil and natural gas were being taken out of Assam, which was used for the benefit of all the state. राजीव जी, असम में क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस असम से निकाला जा रहा है. कुछ है क्या असम में? डिपो है या रिफाइनरी है? राजीव जी कहां गए? चलिए कोई बात नहीं. इसके पाइपलाइन आती तो है बरौनी रिफाइनरी को. हाँ सर हाँ, मैं हूँ, आइडिया नहीं है जरा. अच्छा आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं. ये देखिए कि असम कहना क्या चाह रहा है कि भैया ऑयल एंड नेचुरल गैस आप मेरे यहां से लेके जा रहे थे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में ले गए तो मुझे सीएसटी तो मिलता था ना. अब जीएसटी आ जाएगा डेस्टिनेशन बेस, मुझे सीएसटी नहीं मिलेगा. He pointed out that for small states to exist, the center should help them. Otherwise, smaller states might wither away. The chairperson stated that no compensation was to be paid by the center to any state for reimbursement relating to tax incentive schemes, and that states would need to make their own budgetary provisions for the same. सर वो ऑयल एंड गैस मतलब वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आएगा ना सर? गैस तो नहीं आना चाहिए मुझे लगता है, हो सकता है ऑयल आता हो. अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तब तो असम को ऐसे ही नहीं मिलना चाहिए, सीएसटी लगेगा ही लगेगा उसमें. ठीक कह रहे हैं बदामी जी. एक बात बताइए, रीइंबर्समेंट जो एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन है, क्या वो रेवेन्यू का हिस्सा बना कंपनसेशन में? हेलो, नहीं 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 बना ना. नहीं तो ये अब यही अरुण जेटली जी भी कह भी रहे हैं कि बनेगा भी नहीं. ठीक बात है. ये कौन सा पेन आ जाता है जो मिटता ही नहीं है, पता नहीं. सेकंड खत्म. आज यही तो करें. ठीक है सर. कैसी रही आज का सेशन, जो बताएंगे आप? बढ़िया था सर, बढ़िया था. कुछ न कुछ सीखने को मिलता है नया. इतना डीप और बिना मिनट्स के तो आएगा नहीं. हाँ, और जो नए लोग हैं, ये मंजूनाथ, चैट में देख लीजिए क्या क्या डाल रखे हैं लोग. चैट में कुछ नहीं है. चलिए बाकी लोगों को भी ज्वाइन करवाइए, मुझे लगता है कि ये इट विल बी ए गुड सेशन. अविनाश जी, आपका कोई इंपुट? नहीं सर, बहुत बढ़िया, वंडरफुल. हो पाएगा पूरा एक महीने में? हाँ, आपको लग रहा था ना आपको लग रहा था एक महीने में नहीं हो पाएगा. हमने 2 तो कंप्लीट कर दिया. हो जाएगा सर, कंपनसेशन के साथ. जी कोशिश तो करेंगे कि एक महीने में कंप्लीट हो जाए ये. और दूसरा बुक हम लोग आपको दिखलाना चाह रहे हैं, जो हम लोग एकदम बिल्कुल नई बुक निकाल रहे हैं. कब तक निकलेगी? रेडी है ऑलमोस्ट.
सर एक बात बोलो तो भाई, जैसे आप एनालाइज करते हैं इतने डीप, हम लोग ने कभी एनालाइज नहीं किया था मिनट्स के बारे में। ठीक बात है, ठीक बात। तो सीखने को तो रोज मिल रहा है, हाँ हाँ, तो ये प्लस पॉइंट है आपसे जुड़ने से, ठीक बात है। हम भी अपडेट होते हैं। अरे कौन सा बटन दब गया? ये देखिए, ये वाली बुक हम लोग पूरी तरह से इसका हाव भाव सब चेंज कर दिया। बुक का नाम हम लोग रख रहे हैं बेसिक टू एडवांस जीएसटी लॉ, द ओनली बुक विच मेक्स यू अंडरस्टैंड जीएसटी लॉ इन ए लूसिड वे। लूसिड के अलावा कुछ और वर्ड ढूंढना चाह रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा पहला पेज है, ये फादर को डेडिकेटेड है। ये दूसरा पेज यूजफुल फॉर प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। इसमें हाँ, ये एक्नॉलेजमेंट में एडवोकेट राजेश शर्मा, एडवोकेट संतोष पाटिल, सीए जिनेश शाह, अकाउंटेंट अमित शर्मा, राजीव दास, गणेश जी, संजय गोयल, ये सब हमने कर दिया। ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अवर जीएसटी बुक 4 वॉल्यूम कर रहे हैं, या 5 वॉल्यूम में करेंगे बेसिकली। इसमें एक वॉल्यूम 5 भी होगा, जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। तो ये पहला आप देख ही रहे हैं, हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस, जीएसटी अपील विद ड्राफ्ट रिप्लाईज। तो जितने भी हमने रिप्लाईज आपको दिखलाए थे वो सारे इस किताब में हम लोग डाल रहे हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी रिफंड एंड आईजीएसटी लॉ। तो आईजीएसटी और रिफंड का एक बड़ा स्पेशलाइज्ड सा है ये, इसके लिए बुक ही अलग बना रहे हैं। एक ग्रेट जीएसटी रेफरेंसर, ये अलग तरह का बुक है जहां पर नोटिफिकेशन, लॉ, रूल्स, फॉर्म सबको एक दूसरे के साथ कन करेंगे। एंड जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। 1 मिनट रुकिए, ये कुछ खुल गया जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। इसके बाद ये हमारा कंटेंट है, कंसेप्ट्स एंड फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें हमने क्या किया, जो हमने वॉल्यूम 2 में कुछ चैप्टर्स डाले थे, शेड्यूल 2 का डिटेल एनालिसिस, वैल्यूएशन रूल्स और जॉब वर्क, आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस, ये एक्स्ट्रा चैप्टर, इसमें एमसीक्यू हटा दिया हमने। एमसीक्यू का हम पीडीएफ ही डालेंगे। सीजीएसटी रूल्स एंड इट्स फॉर्म्स, इसको एक दूसरे का कनेक्शन कर दिया। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन है 1 and 2, इससे रिलेटेड रूल्स नहीं है, इससे रिलेटेड फॉर्म्स नहीं है। फिर लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, इससे रिलेटेड सेक्शन, इससे रिलेटेड रूल्स, फॉर्म्स नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको कनेक्ट करके ये डाला हुआ है। ये फील्ड बुक का चेंज। और जो थोड़ा सा बहुत स्टूडेंट टाइप का लगता था ना, वो हमने उसको सारा हटा दिया है। मैं एक चैप्टर दिखलाता हूँ। तो सेक्शन वाइज उसको सर्च कर पाए, वो अभी नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर डेफिनेटली नो बिजनेस, नो सप्लाई, लर्निंग सेक्शंस, बिजनेस, वो नहीं हो पा रहा, बहुत टाइम लगेगा। वो जो हम लोग ग्रेट जीएसटी रेफरेंसेस बना रहे हैं ना, उससे आप सर्च कर पाएंगे। जो पहली जो विपिन जी की जो बुक आई थी पुनीत जी की, हाँ, उसमें उन्होंने एक सीडी भी दी थी जिसमें वो सर्च वाला ऑप्शन था। ठीक बात है। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर उस सीडी को ही अगर आप अमेंड कर दें, बहुत ज्यादा तो वर्क उसमें नहीं करना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैं उसको अपने ढंग से कर रहा हूँ। विपिन जी का अपना थॉट प्रोसेस था, मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, तो मैं अपने थॉट प्रोसेस से कर रहा हूँ। वो थोड़ा सा अलग है। इट विल बी गुड। ठीक है। वाला चक्कर आता है ना। हाँ जी, मैं तो सर्च वाला इस चक्कर आता है, ये सेक्शन देखना पर्टिकुलर इस चैप्टर वाइज फिर जा करके। अजीत प्रसाद जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर से जुड़ा आपसे सर। हाँ अच्छा हाँ, लगा क्लास हिसाब से। मैं बैंगलोर से हूँ सर। ओके ओके। तो मुझे लगता है जैसे आप समझा रहे हैं ऐसा कोई नहीं, मुझे आपसे पहले ही जुड़ना चाहिए था। देर आए दुरुस्त है।
ठीक बात है, ठीक बात थैंक यू सो मच सर। है, वेलकम। तो आप सीए हैं सर क्वालिफिकेशन? मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, सीएस फाइनलिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, आपने मेरे से शायद बात भी की थी। हाँ सर, पिछले महीने बात की थी सर। हम्म। तो आपसे जुड़ना है सर, बहुत से अभी आगे जाके बहुत जुड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज मोस्ट वेलकम। और मुझे लगता है कि सबकी फीलिंग यही है। हाँ सर। हाँ, Yes, सबको sir. यही लगता है कि मेरे पास आने के बाद लगता है कि कहाँ इधर उधर भटक रहे थे, सही है। पहले आना चाहिए था। हाँ सर। और आज शाम का वो भी है ना सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। शाम का कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। शाम का हम लोग ऐसे नहीं स्टार्ट करते हैं। आपने वो ज्वाइन किया हुआ है क्या मेंबरशिप प्रोग्राम? नहीं सर, आज मैं ज्वाइन करने वाला हूँ सर। हाँ, आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपके जो नोटिसेस है वो भेज दीजिए। विल डिस्कस द टाइमिंग, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं होगा हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किससे बात करें? जिस जी जरा बताइए आप अपने बारे में थोड़ा सा। हाँ, I'm a CA finalist. अच्छा, यू आर आल्सो a CA finalist. Yes. One group, group one is I have better class from last month. Okay. I'm I- practicing. I have my own office. Your voice is not audible. Breaking. Hello. 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 Your voice is breaking. Maybe net connection may be poor. Okay, okay. In next session we can talk. Your voice is. मंजूनाथ जी, मंजू, प्लीज अनम्यूट करके बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। बसव मंजूनाथ MB बसवराज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड ओके, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज शाम की क्या बात थी सर? नहीं, वो जो हम लोग एक मेंबरशिप प्रोग्राम नहीं शुरू किया हुआ हमने, उसके बारे में उसका टाइमिंग तो हमने शाम का ही रखा हुआ है ना। अच्छा, कब उसके से? बाद कब से नहीं है वो, मतलब रख दिया, नोटिस आएगा, देन वी कैन डिस्कस। ओके ओके। हाँ, मान लीजिए कि आपकी कोई क्वेरी है या कुछ और डिस्कस करना है तो उसका हमने शाम का टाइम रखा हुआ था। तो लेकिन अभी बहुत ज्यादा लोग जुड़े नहीं है या नोटिस बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे थे। और अभी तो यही कर, At least today you can start introduction class sir, that for that. ठीक बात है, इंटरेक्शन तो आज हो ही गया। थैंक यू, योर टीचिंग स्टाइल इज यूनिक मंजूनाथ। एनी एक्सपेक्टेशन सर शॉर्ट फ्यूचर में कभी भी? क्या चीज के लिए? आज शाम का जो भी आपने प्लान किया था बहुत अच्छा था सर। हाँ, तो अगर जल्दी हो सकता है तो लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, जुड़े हुए लोग हैं लेकिन उनके पास नोटिस भेज दें मुझे व्हाट्सएप पे, फिर विल डिसाइड द टाइम एंड डिस्कस इट। जैसे अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप नोटिस भेजते हैं, देन विल डिस्कस इट एज पर योर कन्वीनियंस। देन मान लीजिए आप ही का नोटिस है, हम लोग सबको बुला लेंगे, फिर वी आर डिस्कसिंग इट, तो सबका इनपुट भी मिल जाएगा हमें। नोटिस आप पर्सनल व्हाट्सएप को भेजना है और ग्रुप में डालना है सर कैसे? नहीं, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिए, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिए। मंजूनाथ जी को मीटिंग एंड मिनट्स का PDF भेजना है, ठीक है, भेज देंगे मंजूनाथ जी। ठीक है, ओके देन, बाय बाय। ठीक सर, अच्छा, नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। वेलकम, थैंक यू।